अस्सलाम वालेकुम बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, होप सो सब ठीक होंगे और एज़ यूजुअल मैं भी ठीक हूँ। तो हम अपना सेटअप सारा स्टार्ट किए हुए थे जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का था। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर ली। आज जो हम डिस्कशन करने चले हैं वो केमिकल बॉन्डिंग से होगी और केमिकल बॉन्डिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे और उसमें जो थेरीज इन्वॉल्व हैं वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम केमिकल बॉन्डिंग की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड का पता होना चाहिए। मैं आपको बार बार एक ही बात पे लेके आता हूं कि आप जो डिस्कशन करते हैं ना, हर लफ्ज का अपना मीनिंग है और हमने हर मीनिंग को पहचानना है, जरूरी है। हमने उसकी कदर करनी है, अल्फाज की कदर करो। अब बॉन्डिंग, लफ्ज बॉन्ड है, बॉन्ड को हम कहते हैं इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये फोर्स कहां से आ रही है? ये है जी केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्ड असल में ये किस तरह से बनता है? ये इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट से होता है। इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट से फोर्स बनती है, हम उसको बॉन्ड का नेम देते हैं। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट्स जो हैं ये हैं 3 टाइप में। एक होता है जी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और थर्ड जो कैटेगरी है वो होती है शेयरिंग की, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रहे जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये फर्दर 2 टाइप में होगी। एक होती है वन साइडेड शेयरिंग और दूसरी होती है 2 साइडेड शेयरिंग। और इसी 2 साइडेड शेयरिंग को हम म्यूचुअल शेयरिंग का नेम भी देते हैं, म्यूचुअल का। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट है, एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लॉस और गेन से जो बॉन्डिंग आएगी उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। तो आयोनिक बॉन्ड इन्वॉल्व करेगा लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में। वन साइडेड शेयरिंग जब होगी, शेयरिंग वन साइडेड होगी तो ये बनाएगा डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और जब 2 साइडेड या म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो मीन इस इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट से हमने 3 कैटेगरीज में जाना है। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में जो कि 2 साइडेड होगी, डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में जो कि 1 साइडेड शेयरिंग होगी, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में जो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में होगी। सवाल ये पैदा होता है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट होती है, एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो एटम्स क्यों ये बॉन्ड बनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड? मीन कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है क्यों होती है? एटम्स क्यों बॉन्ड बनाते हैं? पहली बात जो कन्वेंशन है हम पढ़ते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है? टू गेट स्टेबिलिटी। कि एटम्स बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें। अब सवाल ये है स्टेबल कब होंगे? स्टेबिलिटी का साइन क्या होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि अब ये स्टेबल है?
स्टेबिलिटी के लिए हम कहते हैं कि कंप्लीट करता है, टू कंप्लीट वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कंप्लीशन स्टेबिलिटी का साइन है। वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका फर्स्ट शेल ही वैलेंस शेल होता है। फर्स्ट शेल वैलेंस शेल है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन है पहले शेल में, तो कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस में आएंगे? 2 डेफिनेटली। तो मीन हम ये कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कंप्लीट कर ले, जिसको हम नेम देते हैं डुप्लेट रोल का। ओके। दूसरी बात, अगर सेकेंड शेल वैलेंस शेल है, प्रीवियस यूनिट में पढ़ा चुका हूं कि सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो सेकेंड शेल में हम उसे कहेंगे ऑक्टेट रूल है कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं उसने, ऑक्टेट रूल है। अब सवाल कुछ और चलते हैं। डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल, कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके पास BF3 की बात करने चला हूं, मैं SF6 की बात करने चला हूं। BF3 में बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, बोरॉन के पास। इधर सल्फर के पास SF6 में 12 इलेक्ट्रॉन हैं। ना तो 6 किसी रूल में आते हैं, ना 12 किसी रूल में आते हैं, लेकिन स्टेबल है। BF3 स्टेबल है, SF6 स्टेबल है। आखिर तो मैं ये जो बात करके आया हूं कि वैलेंस शेल कंप्लीट हो, ऐसा तो नहीं होगा। क्या मैं ये कह दूं कि ये जो वैलेंस शेल कंप्लीशन है यही ही बेसिक रीजन है? नहीं, इसके अलावा कुछ और भी चीजें आएंगी। उसमें क्या क्या आएंगी? स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का होना भी जरूरी है। ये जो BF3 है, स्ट्रक्चर स्टेबल होना जरूरी है, एक रीजन ये भी है। अब स्ट्रक्चर स्टेबल होने में, अभी मैं इसको नेक्स्ट अपने टॉपिक्स में डिस्कस करूंगा स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को, कि क्यों ये इन्वॉल्व होती है, कैसे होती है। इसके अलावा हम ये कहते हैं टू गेट लोअर एनर्जी स्टेट, कि लोअर एनर्जी गेन करना भी स्टेबिलिटी का साइन है। एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट में आना और लो एनर्जी पर चले जाना भी स्टेबिलिटी का साइन है। ओके, तो ये हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हैं कि स्टेबिलिटी कब होती है, कैसे होती है। ऑक्टेट की मैं बात करने चला हूं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की बात करने चला हूं। 3 टाइप्स में होगा ऑक्टेट, कंप्लीट भी होगा, कंप्लीट भी होगा। कुछ ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगी जिसमें आपको इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी मिलेगा और मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जिसमें एक्सटेंडेड ऑक्टेट मिलेगा। एक्सटेंडेड ऑक्टेट मिलेगा, मॉलिक्यूल्स स्टेबल होंगे। सुनिएगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेना, कंप्लीट ऑक्टेट से मुराद ये होता है वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना। इनकम्प्लीट ऑक्टेट लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक्सटेंडेड ऑक्टेट ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एग्जांपल्स में कोट करता चलूं, CH4, इधर एग्जाम्पल कोट करता चलूं AlCl3, एक्सटेंडेड में कोट करता चलूं PCl5, इधर
मीथेन में कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्सटेंडेड ऑक्टेट है। हमें कैसे पता चलेगा, ये सवाल आता है यहां से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉलो कंप्लीट ऑक्टेट रूल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल, ये एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल, ये क्वेश्चंस हैं। आपको कैसे पता चलेगा? गिफ्ट देता हूं, आपको गिफ्ट देता हूं, क्या याद करोगे? पता कर लेना। मैं आपको क्लास में डिस्कस कर चुका हूं कि जरूरी है कि आप ग्रुप नंबर पता करो। सेंट्रल एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का ग्रुप नंबर प्लस अटैच्ड एटम, अटैच्ड एटम्स पता कर लो, आपको मिल जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको स्ट्रांगली रेकमेंड किया पीरियोडिक टेबल याद करो। सेंट्रल एलिमेंट का ग्रुप नंबर चेक करना है आपने, सेंट्रल एटम का। अब सवाल ये भी बच्चा करता है, सर मैं कैसे पता करूं, मुझे कैसे पता चलेगा किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन होता है? सवाल तो ये भी है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, बता रहा हूं। आपके पास सेंट्रल एटम फाइंड करने के लिए 2 बातें याद रखिएगा मेरी। किसी भी केमिकल फार्मूला में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एटम होगा, ये सेंट्रल एटम होगा। किसी भी केमिकल फार्मूला में फर्स्ट एटम सेंट्रल होगा, लेकिन जब फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन हो या फ्लोरीन हो, याद रखिएगा, तब सेकेंड एटम सेंट्रल होगा, तब सेकेंड एटम सेंट्रल होगा जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन होंगे। ओके जी, सेंट्रल एटम का ग्रुप नंबर प्लस अटैच्ड एटम्स मैं गिनने चला हूं। आपके पास एग्जांपल है BF3 की, आपके पास एग्जांपल है PCl5 की, आपके पास एग्जांपल है NH3 की। सुनिएगा, BF3 बोरॉन का ग्रुप नंबर 3, फ्लोरीन 3 अटैच्ड हैं तो 3 + 3 कितने हो गए? 6। फास्फोरस 5वें ग्रुप का एलिमेंट है, 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 5 + 5 10। नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का एलिमेंट है, हाइड्रोजन 3, कितने हो गए? 8। बता सकते हो कि BF3 कौन से रूल को फॉलो कर रहा है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। PCl5 किसको फॉलो कर रहा है? एक्सटेंडेड ऑक्टेट। अमोनिया किसको फॉलो कर रहा है? कंप्लीट ऑक्टेट को। क्लियर होगी बात? ओके जी, ये है आपके पास केमिकल बॉन्डिंग में। अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड को पढ़ना है। अभी बता के आ रहा हूं आपको, लफ्ज पे गौर करना है। बॉन्ड का मतलब मैंने आपको बताया है, याद रहना चाहिए। मैंने कहा बॉन्ड एक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आयोनिक मीन आयंस के दरमियान। अब आयंस कौन से होंगे? क्या पॉजिटिव आयंस होंगे? नहीं। क्या नेगेटिव आयंस होंगे? नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे? बिल्कुल, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो आयंस पॉजिटिव भी होंगे। आपके पास पॉजिटिव आयंस भी हैं, नेगेटिव आयंस भी हैं। तो जरूरी है कि आयोनिक बॉन्ड में पॉजिटिव आयंस भी हों, नेगेटिव आयंस भी हों। तो पॉजिटिव आयन कैसे बनेगा कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नेगेटिव आयंस कैसे बनेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लियर? आयंस पॉजिटिव बनेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन लूज करना है, कैसे लूज होगा? क्या मैं कह दूं जा भाग जा? नहीं। क्या करूंगा? हीट प्रोवाइड करूंगा।
एनर्जी दूंगा, उसको मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, याद रहे कि हर वो एलिमेंट जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी, लो। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हर वो एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होगी। तो ये जब आपस में मिलेंगे तो आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। आयोनिक बॉन्ड यहां आप क्लियर कर सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। मैकेनिज्म क्या है इसका? मैकेनिज्म ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन से, नेगेटिव वो गेन करके बन रहा है। तो क्या हो रहा है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है, तो क्या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है? तो मैं इसको कह सकता हूं आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो दो चीजें याद रखिएगा, एक कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, एक लूज कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है। दूसरा ये बात कर लीजिएगा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो ये आयोनिक बॉन्ड होगा। हम कहते हैं आयोनाइजेशन लो एनर्जी कब होगी? मेटल्स के केस में मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लो। नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? हाई। तो हम कन्वेंशनली कह सकते हैं कि मेटल और नॉन मेटल में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो आयोनिक बॉन्ड होगा। ओके जी, ये है आपके पास फॉर्मेशन में। एग्जांपल में Na की बात कर लेता हूं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Na पॉजिटिव बनाएगा। Cl की बात कर रहा हूं, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 17 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये नेगेटिव फॉर्मेशन में जाएगा, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर ये NaCl फॉर्मेशन में आएंगे आयोनिक बॉन्ड में। आयोनिक बॉन्डिंग से दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आयोनिक करैक्टर, आयोनिक करैक्टर याद रहे, आयोनिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिन दो एलिमेंट्स के दरमियान आयोनिक बॉन्ड बन रहा है तो उसमें डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा उतना आयोनिक करैक्टर ज्यादा होगा। एग्जाम्पल में आते हैं, हम कहते हैं कि फर्स्ट ए के एलिमेंट और 7A के एलिमेंट्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है ये सबसे ज्यादा हाई आयोनिक करैक्टर होता है इसका, हाई आयोनिक करैक्टर होगा, सबसे ज्यादा आयोनिक करैक्टर। क्यों? इनकी लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है और इनकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इसलिए इनमें मैं बात कर लेता हूं। आपके पास है NaCl, आपके पास है NaF, NaBr, NaI। दूसरे केस में मैं आता हूं, यह है जी आपके पास LiCl, आपके पास है NaCl, आपके पास है KCl, आपके पास है RbCl, आपके पास है CsCl। अब देखें इसके केस में केटाइन सेम है, जो A9 है ये डिफरेंट है, इसमें केटाइन जो है पॉजिटिव डिफरेंट है, नेगेटिव सेम है। दोनों केसेस में हमने आयोनिक करैक्टर की बात करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात देखें, पॉजिटिव सेम। डाउन द ग्रुप जब आता हूं तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिक्रीज होती है। जब नेगेटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर लिखने लगा हूं कि जब डाउन द ग्रुप आओगे तो A9 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है
ये डिक्रीज हो। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगा। अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है तो आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज। तो आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब केटाइन सेम एनाइन डिफरेंट तो डाउन द ग्रुप आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? ड्यू टू डिक्रीज इन डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनवर्स में आता हूं, इसके केस में आता हूं कि एनाइन सेम है, केटाइन डिफरेंट है। केटाइन जब डिफरेंट है बात वही है कि डाउन द ग्रुप जब आते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम, डिक्रीज। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से आयोनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात। एनाइन जब डिफरेंट होगा डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन जो आयोनिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा। जब केटाइन डिफरेंट होगा तो तब डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ने से आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। ओके जी, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट याद कीजिएगा। अब हम कहते हैं मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर सीजियम फ्लोराइड का है। वजह, सीजियम सबसे लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सीजियम की है, सबसे हाईएस्ट जो है इलेक्ट्रॉन की गेन की वो फ्लोरीन है जी। अब आपके पास क्या होगा? मैक्सिमम है, और ये कितना है जी? 92% आयोनिक कैरेक्टर है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका, 92% सीजियम फ्लोराइड का। सवाल ये भी आता है कि नो बॉन्ड इन नेचर इज 100% आयोनिक। बुक लाइन है, क्यों नहीं है? वजह बता देता हूं, क्या याद करोगे? केटाइन है, एनाइन है। अब होता क्या है कि एनाइन की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बाहर सिमेट्रिकल है, लार्ज साइज है। केटाइन नेगेटिव आयन मिला, पॉजिटिव मिला, दोनों आकर मिल रहे हैं, आयन यूनियन तो हुई। अब जब ये करीब आए तो केटाइन क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है A9 की, तो केटाइन उसको अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से केटाइन A9 को पोलराइज कर देता है। ये मैं बात बता चुका हूं कि पोलराइज एबिलिटी का होना कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस कर देता है। तो ड्यू टू पोलराइजेबिलिटी, ड्यू टू इंडक्शन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, तो 100% आयोनिक नहीं रहते, पोलराइज आ जाती है इसमें, पोलराइजेबिलिटी। तो ये रीजन भी आ गई आपकी। अब एक और इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड। बच्चा कंफ्यूज होता है यहां पर। एक मैंने बात की है आयोनिक कैरेक्टर की, एक मैंने बात की है आयोनिक बॉन्ड की। बच्चा क्या करता है कि जो मैं आयोनिक बॉन्ड की बात करके आया हूं, जो करने लगा हूं, ये कैरेक्टर से डिफरेंट है। आयोनिक कैरेक्टर और चीज है, बॉन्ड स्ट्रेंथ और चीज है। मैंने कहा कि आयोनिक कैरेक्टर मैक्सिमम होता है फर्स्ट ए और 7A का, जरूर होता है क्योंकि वो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर है, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिफरेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा। स्ट्रेंथ को उसके साथ कंपेयर नहीं करना आपने। दो बातें हो गई आपकी, बताने लगा हूं। स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस के, चार्जेस ऑन आयंस, चार्जेस ऑफ आयंस। सिंपल। दो बातें बताता हूं, आपको शायद क्लियर हो जाएगा बिल्कुल इंशाअल्लाह। एक है MgO और है NaCl। अगर यहां मैं दोनों चीजों को अप्लाई करूं, आयोनिक कैरेक्टर
आयोनिक करेक्टर NaCl का ज्यादा है। स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड मैग्नीशियम की ज्यादा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। क्यों? मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, Na +1, Cl -1। चार्जेस ज्यादा है, चार्जेस ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड ज्यादा होगी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, NaCl की स्ट्रेंथ कम है, आयोनिक करेक्टर NaCl का ज्यादा है और MgO का कम है। तो ये है आपके पास आयोनिक बॉन्ड के बारे में, और ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था केमिकल बॉन्डिंग का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मूव करेंगे हम कोवेलेंट बॉन्डिंग और थियरीज पर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।